हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया ड्रग जो है आंवला यानी कि आंवला। स्टार्ट करते हैं। तो आंवला का नाम आंवला क्यों पड़ा है? ये अर्थात शरीर का धारण करती है, मलों का निष्कासित करती है तथा अम्ल प्रधान है। यानी कि ये क्या करती है? शरीर का धारण करती है, शरीर को पोषण देती है। जो मल है, जो भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में, उसका निष्कासन करती है यानी कि बाहर निकालती है उनको। साथ ही साथ में ये अम्ल रस, जो हमारे 6 रस हैं उसमें से ये अम्ल रस प्रधान होती है। 5 रस होते हैं इसके अंदर, जिसमें लवण रस नहीं होता है और अम्ल रस प्रधान होती है। अर्थात यह पूर्ण रूप से रसायन गुण वाली होती है एवं शरीर को धारण करती है। अब रसायन आपको पता है क्या होता है? रसायन होता है जो रिजुविनेटिंग हो, थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट्स हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाली प्रॉपर्टी हो, जो कि आपकी बॉडी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स वगैरह जो बनते हैं यूवी डैमेज से या फिर पॉल्यूशन से, तो जो ये स्मोक से और बहुत सारी चीज़ों से जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में और हमारे जो डाइट है उसकी वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको ये खत्म करता है, उनको सेटल डाउन करता है। और बॉडी के जो एजिंग है, जो फास्ट एजिंग हो रही है, और ऐसा आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं, वो एजिंग की वजह से ही होता है कि उनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो कुछ ऐसा इंटेक नहीं कर रहे हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स या रसायन, कोई चीज जिससे वो प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा सा धीरे हो जाए। तो उसी को बोलते हैं हम रसायन, जिसके अंदर रेजुविनेटिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें रासायनिक गुण वाली होती है, ये बहुत अच्छी है, शरीर का धारण करती है, पोषण करती है। ठीक है, अब इसके संस्कृत नाम देखते हैं क्या क्या है। इसमें से कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। पहला ये है धात्री। धात्री क्या होता है? धातुओं का धारण एवं पोषण करने वाली। धात्री एक और चीज है, जैसे आपने लोकली सुना होगा ये दाई माँ है या धात्री माँ है, ऐसा कहा जाता है। जैसे अगर किसी लेडी ने बेबी डिलीवर किया है और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है, एंड उसके बाद जो दूसरी औरत उसको अपने बच्चे की तरह पालती है, पोषण करती है, उसको फीड करवाती है, सारा सब कुछ उसका ख्याल रखती है, उसको धारण करती है, अपने साथ में अपने पोषण उसको देती है, उसको हम बोलते हैं धात्री। तो धात्री किस लिए कहा जाता है? धातुओं का धारण एवं पोषण करती है ये लीजिए। नेक्स्ट इसमें अमृता। अमृता क्यों कहा जाता है? रासायनिक गुण के कारण। अमृत समान फल देने वाली होती है, यानी कि अमृत के समान इसके अंदर गुण होते हैं। अमृत के समान अगर आप रेगुलरली एक आंवले का इंटेक करते हैं, पाउडर फॉर्म में करें या फिर नॉर्मल जो सर्दियों के टाइम पे फ्रूट आता है, फ्रूट इंटेक कर सकते हैं। को वयस्था कहा गया है, यानी कि ये क्या करती है? तरुण अवस्था का स्थापन करती है, यानी कि एजिंग। वय मतलब होता है एज, एज को रोक के रखती है। आप जिस एज में हैं उसी एज में रहेंगे काफी टाइम तक, और आपका जो ओल्ड एज है या एजिंग प्रोसेस है आपकी बॉडी में नहीं आएगा। अमृता फल। अमृता फल इसको क्यों कहा जाता है? इसके फलों में अमृत के समान रसायन गुण होने से, ये रसायन है बहुत अच्छा, इसी वजह से इसको अमृता फल और अमृता दोनों कहा जाता है। दोनों रासायनिक प्रॉपर्टीज के कारण इसको कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट, इसको वयस्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयु के लिए हितकारी होती है। मैंने कहा ना, आपकी ओल्ड एज कम होगी, आप एज स्लो करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। ऊपर से ये रसायन है, रसायन आपकी आयु बढ़ाने का काम करता है, दीर्घ आयु बनाता है आपको, और रोग निरोगी काया देता है, यानी कि रोग नहीं होंगे आप। अब इसके क्षेत्रीय नेम देखते हैं। आंवला, आमलकी, आंवला, आमलकी, आमला, नेलीकाई, उरीसीकाई, आंवला, नेली, अंडा, असामी आंवला, आमलव्ज, आमलज, ये इसके क्षेत्रीय नेम है। अब इसका इंग्लिश नेम क्या है जो अक्सर कर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है? इंडियन गूसबेरी और एम्बलिक मायरोबेलन। ये मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म में अपने शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है, साथ ही साथ में मैंने पोस्ट में भी अपलोड किया है, आप दोनों जगह से देख सकते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? फाइलेंथस एम्ब्लिका या फिर एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं आप, लेकिन फाइलेंथस इसको अब बोलने लग गए हैं क्योंकि इसकी फैमिली का जो नेम है वो चेंज हो गया है। जैसे इसकी फैमिली जो है, ओल्ड जो नाम जाना जाता है वो है यूफोरबिएसी, जिसका अब नया नाम हो गया फाइलेंथियासीज। ठीक है, और ये एरेंड कुल से आती है। ठीक है, चरक ने इसको महाकषायों के अंदर रखा है, ये देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वयस्थापन के अंदर इसको रखा है, पुष्ट घन के अंदर रखा है, कांस घन, ज्वर घन और विरेचन और पग। अब ये यानी कि वयस्थापक यानी कि एजिंग के लिए आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, रसायन है, इसी वजह से इसको वयस्थापन में रखा है। ज्यादातर रसायन वाले जितने भी ड्रग्स होंगे ना, वो वयस्थापन के अंदर, महाकषाय के अंदर रखे गए हैं। कुष्ठ घन यानी कि स्किन डिसीजेस में
कुष्ठ रोग में आप इसको यूज कर सकते हैं, उष्मा कषाय के अंदर रखा गया है। कासघन यानी कि गले में आपको अगर खांसी है या कुछ है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ज्वर में आप इसको यूज कर सकते हैं। विरेचन और पग, पग क्या होता है, जिसके पीछे भी पग लगा होता है ना, पग का मतलब होता है सपोर्टिव एजेंट, यानी कि जो मेन एजेंट है या मेन ड्रग है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। यानी कि विरेचन होते हैं हमारे लग्जेटिव ड्रग, जो कि थोड़ा सा मोशन लूज करके उसको पास करवाते हैं और हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसे डिसीज में और बाकी डिसऑर्डर्स में। तो उसमें अगर जैसे हम कोई भी विरेचनो औषध दे रहे हैं और उसके साथ में अगर हम आंवला को दे दें, आंवला का चूर्ण दे दें साथ में, तो वो उसको हेल्प करेगा, उसके सपोर्टिव एजेंट होगा, लग्जेटिव इफेक्ट को और अच्छे से करेगा। तो पग का मतलब होता है सपोर्टिव एजेंट। अब सुश्रुत ने इसको किसके अंदर रखा है? सुश्रुत ने रखा है इसे त्रिफला, पारुष्क आदि और आमलक के आदि में। इन्होंने इस गणों के अंदर रखा है। चरक के महाकषाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसके टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में है, बेसिकली हमें ये 3 चीजें देखनी है। फैमिली है इसकी यूफोरबिएसी या फाइलेंथिएसीज, जीनस है इसका एम्लिका और स्पीशीज है इसकी ऑफिशिनालिस। अब इसका स्वरूप देखते हैं कि ये कैसा दिखता है इसका पेड़। इसका वृक्ष जो है मध्यमाकार होता है, परंतु जो जंगली पेड़ है जो वो होता है वो ऊंचा होता है। जो नॉर्मल नर्सरी वगैरह में मिलेगा उसके अलावा जो जंगली वैरायटी होती है आंवले की वो ऊंची होती है। इसका कांटवर्क यानी कि जो स्टेम है वो 6 मीटर तक मोटा होता है। हरिताभ होता है यानी कि हरे रंग का हो सकता है। धूसल यानी कि थोड़ा सा ब्राउनिश ऐसे धूल जैसे कलर का हो सकता है। पत्ते छोड़ती हुई होती है, यानी कि अभी मैं इसको एक फोटो दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पत्र आयताकार यानी कि रेक्टेंगल टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। छोटे होते हैं, इमली के पत्तों के समान होते हैं। इमली के पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं, आंवले के पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं देखने में, लेकिन काफी सिमिलर होते हैं। पंखवत होते हैं यानी कि जैसे पंख होते हैं ना, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे इसी टाइप में इसके पत्ते होते हैं। मैं फोटो में दिखाऊंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुष्प इसके पीत वर्ण के होते हैं यानी कि पीले वर्ण के होते हैं। छोटे होते हैं, गुच्छों में होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं। फल इसके गोलाकार होते हैं, मांसल होते हैं, मांस होता है यानी कि उनमें गूदा होता है। पीताभ यानी कि पीले रंग के, हरे रंग के हो सकते हैं। पकने पर वह रक्त वर्ण के हो जाते हैं, थोड़े से रेडिश हो जाएंगे, और जब सूख जाएंगे, जब ज्यादा पक जाते हैं और ड्राई हो जाएंगे तो वो काले हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जब आंवला आता है फ्रेश फ्रेश आया है तो एकदम ग्रीनिश है, लेकिन अगर आप उसको थोड़े टाइम बाद लेकर आ जाएंगे तो वो जैसे जैसे और पकना स्टार्ट होता है ना, तो उसका जो ऊपर की लेयर है वो ब्लैकिश, उस पर स्पॉट आने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है और ड्राई होने के बाद में वो पूरा ब्लैक हो जाता है। अगर आपने कभी ड्राई किया होगा, पाउडर बनाया होगा उसका। तो फल जो होता है इसका, जो फल जो है आपने देखा होगा छोटा सा होता है, स्मॉल सर्कुलर टाइप का, एंड उसके ऊपर 6 रेखाएं होती हैं अलग अलग, और उन्हीं 6 रेखाओं के अंदर एक बीज होता है, वो भी षटकोण टाइप का होता है। उसमें भी 6 डायरेक्शंस होती हैं, 6 पॉइंटेड नोक होती है उसकी, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो इसका फलों के भीतर षटकोण बीज होता है। बीज से तेल निकाला जाता है और इसके फ्लावर्स कब आते हैं? फरवरी से मई तक इसके फ्लावर्स आते हैं और फल अक्टूबर से अप्रैल तक इसका फल आता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये प्रायः सभी जगह उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है, गर्म जगहों पर पाया जाता है। इसकी उपज विशेष रूप से उत्तर भारत, अवध, बिहार व पूर्वी देशों में अधिक है। ठीक है, चीन व मलयाद्वीप में भी पाया जाता है। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है उत्पत्ति स्थान वगैरह। अब ये रहे आंवला, या फिर अपने आसपास कहीं भी आंवले का पेड़ देखा होगा तो इस तरीके से गुच्छों में आंवले लगते हैं। पहले फ्लावर्स लगते हैं गुच्छों में, फिर उसके बाद में फ्रूट बनता है। अब इसमें आपको ये लाइंस दिख रही है ऐसे पतली पतली सी, ये इस तरीके से ना इसमें 6 लाइंस होती हैं। अभी ये फोटो में रोशनी है इस वजह से ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आगे फोटो में दिखाऊंगा। और ये देखिए इसकी लीव्स कैसी है, पंख की तरह, एक इधर एक इधर। सेम इमली के पत्ते भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन थोड़े से ना छोटे शेप में होते हैं, वो थोड़े से छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये काफी बड़े हैं। और अगर आपको डिफरेंस करना है तो इमली के पत्तों को, छोटे से पत्ते होते हैं उसके, उनको लेके आप खा सकते हैं, उसमें इमली की तरह ही टेस्ट आता है और स्मेल भी उसकी इमली की तरह ही होती है, डिफरेंस के लिए। इस तरीके से पंख की तरह इसके लीव्स होती हैं। देखिए इस फोटो में फ्रूट में काफी अच्छे से इसके मार्जिन दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, जैसे लाइंस बनी हुई हैं। यही इसमें इसको 6 कंपार्टमेंट्स में ऐसे लाइनें बनी हुई होती हैं, लकीरें बनी होती हैं, और इसी के अंदर जो इसका सीड होता है वो भी षटकोण टाइप का होता है। अब इसकी जाति और भेद देखते हैं। राजनिकंटों में हमें इसके 2 प्रकार का भेद मिलता है, 2 प्रकार के आंवले बताए गए हैं, आमलक और क्षुद्र आमलक, जिसको हम काष्ठधात्री भी कहते हैं। अब क्षुद्र आमलक को फिर से 2 कैटेगरी में
डिवाइड किया गया है वन्य और। तो जो वन्य आंवले होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कठिन होते हैं और अष्टल होते हैं। अष्टल यानी कि अस्थि, यानी कि इनके अंदर छोटी सी हड्डी होती है, हड्डी टाइप का इनका सीड होता है, इसी वजह से इसको अष्टल बोला जाता है। अब जो ग्राम्य आंवले हैं यानी कि जो गांव देहात में आपस में लोकली एरियाज में जो पाए जाते हैं हमारे आसपास, वो कैसे होते हैं, वो बड़े होते हैं, मृदु होते हैं यानी कि सॉफ्ट होते हैं, मांसल होते हैं यानी कि उनमें गूदा ज्यादा होता है। अब इसका जो रस पंचक है या गुणवादी ज्ञान जिसको हम कहते हैं वो क्या है, 5 रस होते हैं जिसमें से लवण रस नहीं होता है और अम्ल रस जो होता है वो प्रधान मात्रा में होता है आंवले में। अब हरीतकी और विभीतकी में कषाय रस जो होता है वो प्रधान होता है, वो भी पंचरस होते हैं और उनमें भी लवण रस नहीं होता है। ये काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिए। तो हमारा रस क्या हो गया, पंचरस हो गया, लवण रहित, अम्ल रस प्रधान। गुण क्या हो गए इसके, गुरु, रूक्ष और शीत। और इसका वीर्य क्या हो गया, शीत। साथ ही साथ इसका विपाक हो गया मधुर। रासायनिक संगठन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, कुछ कुछ चीजें आप इसमें से ध्यान रखिएगा। जैसे इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर फ्लेविनॉइड होता है, ल्यूटिन होता है, बीटा सेट्रॉल होता है, बीटा सीटोसेट्रॉल होता है, टैनिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, सेल्यूलोज होता है, कैल्शियम होता है, ये सब इसके अंदर पाया जाता है। और मैंने आपको जैसे पता है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये, तो यहाँ पे लिखा भी गया है विटामिन सी का ये अति उत्तम वनस्पतिक स्रोत है, यानी कि बहुत अच्छा वेजिटेबल सोर्स है यहाँ पे हमारे विटामिन सी का। 100 ग्राम मात्रा में लगभग इसमें 600 से 900 ग्राम विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। अब आंवले के अंदर जो उपस्थित टेनिन होता है, ये रहा टेनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो क्या करता है, जो विटामिन सी इसके अंदर प्रेजेंट है ना, वो इसके सूखने पर, गर्म करने पर, हीट होने पर उसको नष्ट नहीं होने देता है। विटामिन सी एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है कभी कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर टेनिन भी प्रेजेंट है जो कि हमारे विटामिन सी को नष्ट नहीं होने देता, उसके अंदर वो मात्रा बनाए रखता है। इसीलिए इसी फ्रूट के अंदर 600 से 900 ग्राम तक पूरा विटामिन सी आपको मिल रहा है। सबसे अच्छा सोर्स विटामिन सी का इसको इसीलिए कहा गया है। ये टेनिन जो होता है वो फलों में 28% होता है, पत्तों के अंदर 22% होता है और जो उसकी कांड त्वक है यानी कि जो स्टेम है उसके अंदर 10 से 30% तक पाया जाता है। अब इसका मुख्य कर्म देख, स्थापन, रसायन, बीजकर और चक्षुष्य, यानी कि एज के लिए एंटी एजिंग, रसायन वैसे भी एंटी एजिंग और रिजुविनेटिंग काम करता है। बीज के लिए यानी कि आपके जो बीज है यानी कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, उसका अच्छा करता है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। चक्षुष्य यानी कि आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, तिफलाक्वात वगैरह भी कहा जाता है, आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। तो तिफला के अंदर होता ही आंवला है, तो इसी वजह से इसको चक्षुष्य कहा गया है। अन्य कर्म, प्रमेय घन यानी कि प्रमेय रोग यानी कि डायबिटीज में बहुत अच्छा है, आप उसमें ले सकते हैं और ये डायबिटीज को काफी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। रक्त पित्त नाशक यानी कि रक्त और पित्त से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स हैं आप उसमें उसको ले सकते हैं आंवले को, क्योंकि इसका शीत वीर्य होता है तो ये हमारी पित्तता को जो है कम करता है। अब इसके कर्म और आगे देखेंगे। कुष्ठ घन, मूत्रल यानी कि कुष्ठ रोग में, मूत्र रोग में इसका ले सकते हैं, यानी कि मूत्रल यानी कि ये यूरिन जो ब्लॉकेज है या जिन लोगों को कम आता है उसमें मूत्रल यानी कि ये यूरिन का जो नंबर है या फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएगा, आपको बार बार यूरिनेशन करवाएगा। गर्भ स्थापन, गर्भ को रोकेगा, मतलब गर्भ का स्थापन करता है, अच्छा पोषण करता है, हृदय के लिए अच्छा है। शोणित स्थापन, आपके मैंने कहा ना बीज कर है तो दोनों बीज के लिए अच्छा है, मेल हो चाहे फीमेल हो। अम्लता नाशक, जो अम्लता है चाहे खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उद्गार आती है, बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लेक्स टाइप का होता है, उसमें पित्त को कम करता है। यकृत उत्तेजक यानी कि यकृत के लिए यानी कि आपके लिवर के लिए काफी अच्छा है। मेटाबॉलिज्म का काम करता है हमारा लिवर, तो उसको ये प्योरीफाई करेगा। रक्त पित्त जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें बेसिकली यकृत के लिए यानी कि लिवर के लिए ही टॉनिक्स और मेडिसिन दी जाती हैं, क्योंकि लिवर ही हमारा ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा लिवर से, हमारा पूरा लिवर हेल्दी हो जाएगा, तो ओवरऑल जितने भी रक्त पित्त डिसऑर्डर्स हैं, वो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उसमें बहुत अच्छा हेल्प होता है अगर हम यकृत के ऊपर काम करें। और स्किन डिसऑर्डर्स में तो मेनली यकृत के ऊपर ही काम किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, प्योर ब्लड को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए केश, बालों के लिए अच्छा है। मेधा यानी कि बुद्धि, स्मृति बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है। कासघन, खांसी में आप उसको यूज कर सकते हैं, खांसी को दूर करता है। ज्वर घन, फीवर में। दीपन, पाचन। शोष घन, तृष्णा नाशक। दाह प्रशमन, कहीं भी दाह है, जलन है, एक्सेसिव प्यास है, हीट के कारण जितने भी सिम्टम्स हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है,
दोष में ये कहाँ यूज किया जाता है? ये त्रिदोष शमक होता है, त्रिदोष नाशक या त्रिदोष शमन करता है। अब कैसे करता है? विशेषता ये पित्त को कम करता है। त्रिदोष बोला गया है लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पित्त पे होता है, क्योंकि इसमें देखिए कितनी सारी चीजें पित्त से रिलेटेड बोली गई हैं इसके अन्य कर्म में भी। तो अम्ल रस होने से ये क्या करता है? वात दोष को कम करता है। मधुर रस और शीत वीर्य होने से ये क्या करता है? पित्त को कम करता है। तथा इसका जो गुण है रूक्ष और कषाय रस, उससे ये कफ का शमन करता है। ये इसी तरीके से ये त्रिदोष हर है, तीनों दोषों में काम आता है। सबसे ज्यादा बेसिकली जिनको पित्त से रिलेटेड है, पित्त को विशेषता कम करेगा, लेकिन ये वात और कफ को भी कम करता है, उसको भी मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है और वाइवाज में एग्जामिनर्स वगैरह का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ये त्रिदोष हर हैं, ड्रग्स हैं त्रिदोष हर हैं, वो किस बेसिस पे? अपने वीर्य से, विपाक से, प्रभाव से या रस से, किस गुण से हमारे कौन से दोष को डिमिनिश कर रहा है, कम कर रहा है, वो पूछा जाता है। चरक चिकित्सा में बताया गया है व्यवस्थापन हेतु आंवला का चूर्ण को प्रयोग करना चाहिए, मधु, घृत या पिप्पली के साथ में संहितो युक्त विधि से करना चाहिए। व्यवस्थापन के लिए, एंटी एजिंग रासायनिक इफेक्ट के लिए आप इसको कैसे कर सकते हैं? मधु के साथ, घृत के साथ या पिप्पली के साथ संहिताओं में जो वर्णित विधि है उसके अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। रसायन हेतु आंवले के चूर्ण, स्वर्ण भस्म एवं मधु, इन तीनों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है एवं इससे व्यक्ति मृत्यु के संशय से मुक्त हो जाता है। यानी कि अगर किसी को मृत्यु भी आ रही है, मृत्यु की स्टेजेस हैं या क्रिटिकल कंडीशंस या उपद्रव ऐसे हो रहे हैं मृत्यु टाइप के, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं रसायन हेतु। तो ये क्योंकि इसके इफेक्ट में कहा गया है अक्सर कर अमृत के समान इसके गुण होते हैं, इसी वजह से ये मृत्यु को भी दूर करता है। मृत्यु का जो संशय है, भय है, डर है, उसको भी दूर करता है। अब हमने पहले भी पढ़ा इसके मुख्य कर्म के अंदर कि ये बीज कारक है, बीज के लिए अच्छा है, मेल हो चाहे फीमेल। तो अब बीज के लिए अगर आपको अच्छा करना है फर्टिलिटी के लिए और अपने बीज क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? बीज कारण हेतु आंवला स्वरस भावित आंवला चूर्ण को सकरा यानी कि शुगर, मधु, हनी, घृत, घी मिलाकर चाटना चाहिए। तदुपरांत उसके बाद में दुग्ध पान करना चाहिए। बीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? जो आंवलक स्वरस है उसको क्या करेंगे? आंवला के चूर्ण के साथ में, सकरा के साथ में, मधु या अनुपान, इन तीनों को मिलाकर या किसी एक को मिलाकर चाटना चाहिए। उसके बाद में हमें दुग्ध पान करना चाहिए। प्रमेह रोग में कैसे यूज कर सकते हैं? प्रमेह रोग में आंवले का प्रयोग हरिद्रा व मधु के साथ में किया जाता है। अम्ल पित्त में आंवला, शतावरी, मधु, सकरा को सम मात्रा मिलाकर दुग्ध या घृत के साथ में प्रयोग करना चाहिए। अम्ल पित्त यानी कि अम्ल उद्गार आ रहे हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, अम्ल पित्त की डिसीज है वो, ये सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपने चरक में रक्त पित्त व्याधि पड़ी होगी, उसके अंदर जो ऊर्ध्वग रक्त पित्त में विरेचनार्थ, विरेचन कराने के लिए मधु यानी हनी, सकरा यानी कि शुगर के साथ में आंवले के स्वरस का प्रयोग किया जाता है। ज्वर में आंवले का कैसे यूज किया जाता है? ज्वर में आंवले के स्वरस को घृत में भूनकर पिलाया जाता है। फीवर अगर आपको आ रहा है तो आप आंवला लेंगे, आंवले का स्वरस यानी कि जूस निकालेंगे, उसको घी गौ घृत में भूनकर हल्का सा फ्राई कर उसके बाद में उसको आप यूज कर सकते हैं। फीवर प्रयोज अंग क्या है? वो है इसका फल यानी कि इसका फ्रूट यूज किया जाता है। इसकी मात्रा या डोज कितनी होती है? अगर स्वरस ले रहे हैं यानी कि जूस ले रहे हैं तो वो 10 से 20 ml, या पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं आंवले का पाउडर जो मार्केट में भी मिलता है काफी आसानी से, वो ले रहे हैं तो वो 3 से 6 ग्राम। अब इसके विशिष्ट योग देखते हैं, यानी कि मार्केट में किन किन नामों से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें आंवला के। च्यवनप्राश, आंवला की रसायन, धात्री लोह, तिफलाक्वाथ, तिफला घृत और धात्री अरिष्ट, यानी कि च्यवनप्राश मिलता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आपने भी अपने आसपास घरों में देखा होगा। आंवला की रसायन रिजुविनेटिंग फैक्टर के लिए, एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए। धात्री लोह, लौह भस्म के साथ या लोहे के साथ में इसको दिया जाता है, धात्री इसी का पर्याय है। त्रिफला क्वाथ, त्रिफला के अंदर भी हरित की, विविध की, आंवले की तीनों है, उनका क्वाथ के फॉर्म में मिलता है। त्रिफला घृत भी आता है और धात्री अरिष्ट यानी कि फर्मेंटेड फॉर्म में भी मेडिसिन इसकी मिलती है। एक आंवले की जो शास्त्रीय संदर्भ दिया गया है, भाव प्रकाश ने दी है, उसको आप देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक ये एक छोटा सा कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछा जाता है। रक्त पित्त प्रमेय घनम परम वृश्यम रसायनम, यानी कि ये बेसिकली कहा जा रहा था कि हमारे रक्त पित्त वाले व्याधियों पे, पित्त पे विशेषकर ये इफेक्ट दिखाई देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि रक्त पित्त प्रमेय घनम, प्रमेय डिसऑर्डर में भी काफी अच्छा यूज है। प्रमेय घन, प्रमेय को नाश करता है। परम यानी कि बेस्ट, वृश्यम यानी कि बीज के लिए अच्छा है, रसायन कहा जाता है इसको। आप इस कोटेशन को याद कर लीजिए, छोटी सी है, रक्त पित्त प्रमेय घनम परम वृश्यम रसायनम। And I hope you like the video. If you like the video, so please like, share and subscribe to my channel and see you in the next video. Thanks for watching.